हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेरी टर्म्स के एक और लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम करने वाले हैं एम्बिगिटी। व्हाट इज़ एम्बिगिटी? ओके, लेट्स स्टार्ट। एम्बिगिटी इज एन आइडिया और सिचुएशन दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। एम्बिगिटी का हिंदी अर्थ होता है अस्पष्टता, यानी कोई भी ऐसा वाक्य है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको हम एक से ज़्यादा अर्थ ले सकते हैं जिसके, तो वो हो गई एम्बिगिटी। यानी एन आइडिया या सिचुएशन कोई भी जिसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं मोर देन वन वे, यानी एक तरीके के अलावा, यानी एक से ज़्यादा मीनिंग उसके निकाल सकते हैं, तो वो एम्बिगिटी हो गई। भले वो सेंटेंस हो या कोई सिचुएशन हो या कोई ऐसा सीन हो। ओके, दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम एम्बिगुअस सेंटेंसेस विच कुड मीन वन थिंग और अनदर अप टू एम्बिगुअस स्टोरी लाइन एंड एम्बिगुअस आर्गुमेंट्स। तो कुछ भी हो सकता है ये। It is often viewed in a negative light, but since we value clarity in writing and ambiguity is the opposite of clarity. अब ये थोड़ा सा नेगेटिव टर्म है एम्बिगिटी, यानी असस्पष्टता। तो नेगेटिव व्यू में हम इसको लेते हैं क्योंकि हमें राइटिंग में या किसी भी चीज़ में क्लैरिटी पसंद होती है। हावेवर समटाइम्स एम्बिगिटी कैन बी गुड थिंग स्पेशली इन पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग। परंतु पोइट्री में और स्टोरी टेलिंग में एम्बिगिटी अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें जो दर्शक है या रीडर है अपने हिसाब से मीनिंग निकालने के लिए स्वतंत्र होता है। कई बार हम डबल मीनिंग वाक्यों को इन्जॉय भी करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एम्बिगिटी सिमिलर टू वेगनेस। तो एम्बिगिटी का ये सिनोनिम है वेगनेस, except that ambiguity refers to something having multiple possible meaning while vagueness refers to a general lack of clarity। थोड़ा सा फ़र्क भी है कि लैक ऑफ क्लैरिटी को हम वेगनेस बोल देते हैं और एम्बिगिटी का मतलब हो गया मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स, यानी बिल्कुल कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा हो तो हम वेगनेस कह देते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हो तो हम एम्बिगिटी कह देते हैं। समथिंग वेग माइट नॉट हैव एनी क्लियर मीनिंग्स वाइल समथिंग एम्बिगुअस माइट हैव सेवरल पॉसिबल क्लियर मीनिंग। ये बात हो चुकी है। टाइप्स क्या है एम्बिगिटी के, जब हम एग्जाम्पल देखते हैं ना तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है, आगे एग्जाम्पल्स मिलेंगे तब आपको और क्लियर बात हो जाएगी। अभी टाइप्स देख लेते हैं। सिमेंटिक एम्बिगिटी या फिर पॉलीसेमी बोलते हैं इसको। व्हेन ए वर्ड हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स, जब एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हों तो वो पॉलीसेमी हो जाती है। नियरली ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर आर पॉलीसेमस। लगभग सभी वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। मीनिंग दैट मैनी सेंटेंसेस हैव सिमेंटिक एम्बिगिटी, तो इसको हम सिमेंटिक एम्बिगिटी बोल देते हैं। वी कैन यूजुअली रिजॉल्व द एम्बिगिटी यूजिंग कंटेक्स्ट बट समटाइम्स दिस डजंट वर्क। तो कई बार कंटेक्स्ट से हमें एम्बिगिटी रिजॉल्व करने में मदद मिलती है, यानी किस संदर्भ में कोई वाक्य बोला गया है उस हिसाब से हम उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, परंतु कई बार ये काम नहीं करता। जैसे एग्जांपल है द वर्ड प्ले। ये पॉलीसेमी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्ले के कितने मीनिंग होते हैं। देखो आप, यू कैन प्ले ए रोल, रोल प्ले करते हैं हम, गिटार प्ले करते हैं, गेम को भी प्ले करते हैं, प्ले द फूल ये भी करते हैं, अमंग अदर मीनिंग्स। बाकी और भी प्ले के मीनिंग है। In most contexts, you wouldn't have any question about which one you are talking about, but if you were hanging out with both a guitar and an MP3 player and someone asks you to play some music, it would be ambiguous। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर तो प्ले का मीनिंग कंटेक्स्ट में आ जाता है समझ में हमारे कंटेक्स्ट को देखने से, परंतु कई बार ऐसा होता है कि कंटेक्स्ट हमारी हेल्प नहीं कर पाता। जैसे कि आपके पास गिटार और एक MP3 प्लेयर हो, तो अगर आपको कोई कहता है कि म्यूज़िक को प्ले करो, अब आप प्ले उसका मतलब क्या समझोगे, वो गिटार के लिए बोल रहा है या म्यूज़िक प्लेयर के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे एम्बिगिटी आ गई। यहाँ पे प्ले का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये गिटार के लिए बोला गया या MP3 के लिए, क्योंकि दोनों के लिए प्ले यूज़ होता है। तो ये पॉलीसेमी हो गया, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिगिटी। दूसरी है सिंटैक्टिक एम्बिगिटी। सिंटैक्टिक एम्बिगिटी क्या है? दिस सॉर्ट ऑफ एम्बिगिटी कम्स आउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस रादर देन द वर्ड्स। तो कई बार वर्ड्स के स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस में इस तरह से कि उनसे एम्बिगिटी पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल, द मर्डरर किल्ड द स्टूडेंट्स विद ए बुक। अब ये सेंटेंस आप देखो, द मर्डरर किल्ड द स्टूडेंट विद ए बुक, तो इसके देखो दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मर्डरर ने स्टूडेंट को बुक से मार दिया, यानी बुक की सहायता से मार दिया। एक मतलब ये निकलता है कि मर्डरर ने उस स्टूडेंट को मारा जो बुक के साथ था, यानी जिसके पास बुक थी। अब दो मीनिंग निकल गए ना इसके। तो ये हो गई सिंटैक्टिक एम्बिगिटी, यानी इसमें वर्ड के मीनिंग तो सेम ही है लेकिन उनका ऑर्डर इस तरह से है कि वो एम्बिगिटी पैदा करते हैं। वी नो व्हाट ऑल दीज वर्ड मीन्स इंडिविजुअली बट ऑल टुगेदर दे आर एम्बिगुअस। वाज द बुक यूज्ड एज ए मर्डर वेपन्स, कि कहीं बुक का यूज़ वेपन के रूप में तो नहीं हुआ। और वाज द विक्टिम कैरिंग ए बुक, या फिर विक्टिम जो है मरने वाला है उसके साथ बुक थी।
एज वी ऑल सी इन दिस लेटर एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ एम्बिगिटी कैन ईजिली बी कोज्ड बाय पुअर ग्रामर। तो ये ग्रामर की वजह से भी ऐसी एम्बिगिटी पैदा होती है। अब आते हैं नैरेटिव एम्बिगिटी पर। दिस इज व्हेन ए प्लॉट लाइन कुड मीन सेवरल थिंग्स, द स्टोरी टेलर डजेंट लेट यू नो एक्सप्लिसिटली। तो ऐसा तब होता है जब प्लॉट लाइन जो है वो कई मीनिंग्स जो है रखता है अपने पास, और स्टोरी टेलर आपको स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताना चाहता है, यानी स्टोरी का प्लॉट ही ऐसा हो कि उससे के कई मीनिंग निकल रहे हों। एग्जाम्पल, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू कैरेक्टर्स कुड बी एम्बिगुअस इफ इट इज़ नॉट क्लियर वेदर और नॉट दे लाइक ईच अदर। कि दो कैरेक्टर्स के बीच का जो रिलेशन है वो एम्बिगुअस तब हो जाएगा जब हमें तब तक यह बात क्लियर ना हो कि उनमें से कोई दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब तक हमें ये बात पता नहीं होगी तब तक हम उनके रिलेशनशिप के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, गैस ही कर पाएंगे बस। एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगी एम्बिगिटी क्या है। आई वेंट आउट इन द वुड्स एंड फाउंड ए बैट। अब देखिए यहाँ पे बैट के दो मीनिंग है। बैट वो क्रिकेट वाला भी होता है और चमगादड़ भी होता है, तो कौन सा बैट आपको मिला, ये एम्बिगुअस हो गया। वाज इट ए लिटिल फ्यूरी विंग्ड क्रीचर और ए बेसबॉल बैट। तो ये विंग्ड क्रीचर के बारे में बात कर रहा है या एक बेसबॉल या क्रिकेट के बैट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बैट के कई मीनिंग है, पॉलीसेमस है ये। इट प्रोवाइड्स अस विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ, ये वो पहले वाली हो गई सिमेंटिक एम्बिगिटी हो गई। दूसरा, द एंड, आगे आगे क्वेश्चन लग गया। दिस देयर इज एन एम्बिगुअस एंडिंग इन द क्लासिकल फिल्म द ब्लॉब। When the movie closes, the town has successfully defended itself against the monstrous all-consuming blob, but the question mark at the end leaves open the possibility that the monster isn't dead and might come back to life. तो the end के बाद क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये है कि वो द एंड हुआ है या नहीं हुआ है, ये एम्बिगुअस रह गया क्वेश्चन कि क्या पता जो वो शैतान था, जो ब्लॉब था, वो कहीं वो वापस भी ना आ जाए उस फिल्म में, जो फिल्म के अंदर एंड में जब उसका एंड हो जाता है तो ये क्लियर नहीं होता है कि वास्तव में वो मर गया कि नहीं मर गया, हो सकता है वो दोबारा भी आ जाए। ऑफ कोर्स ए लॉट ऑफ हॉरर मूवीज़ एंड दिस वे। तो सारी जो हॉरर मूवीज़ होती हैं वो इसी तरह से एंड होती हैं, क्योंकि पक्का नहीं होता है कि वास्तव में शैतान मर गया या नहीं मर गया है। द वर्ड गुड हैज़ मैनी मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ए मैन वर टू शूट हिज ग्रैंड मदर एट ए रेंज ऑफ 500 yards, आई शुड कॉल हिम ए गुड शॉट बट नॉट नेसेसरली ए गुड मैन। तो देखिए, गुड जो है उसके कई मीनिंग होते हैं, परंतु जैसे एग्जांपल देखिए आप, अगर कोई आदमी शूट करता है अपनी दादी को 500 यार्ड की रेंज तक, यानी 500 यार्ड को दूर खड़ा होकर के अपनी दादी को शूट करता है, तो मैं गुड शॉट तो कहूँगा। शॉट तो वो गुड था कि उसने हिट कर दिया, परंतु वो एक अच्छा आदमी तो नहीं है जिसने अपनी दादी को मार दिया। तो यहाँ पे देखिए गुड के कितने मीनिंग लग रहे हैं। तो देखते आगे, दिस कोट एक्सप्लोर्स द पॉलीसेमी ऑफ द वर्ड गुड। तो यहाँ पे गुड के जो मीनिंग है वो देखिए आप। इफ़ यू सिंपली सेड वाओ ही इज़ रियली गुड विदाउट एनी कंटेक्स्ट, ए रीडर कुडंट नो विच सेंस ऑफ गुड यू मीन, इट वुड बी एम्बिगुअस। ही इज़ रियली गुड अगर ऐसा बोलता है तो किस कंटेक्स्ट में बोलता है ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार हम आयरोनिकल वे से भी बोल देते हैं, हमारा बोलने का मतलब अलग होता है कि कितना अच्छा आदमी जिसने दादी को मार दिया, तो एक्चुअल में हम अच्छा उस सेंस में नहीं बोल रहे हैं, हम अच्छा उस सेंस में, नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं। हमारा मतलब है कि बहुत ही बेकार आदमी है। ओके, द वैल्यू एंड रिस्क ऑफ एम्बिगिटी। अब वैल्यू भी है इसकी एम्बिगिटी की। द रिस्क ऑफ एम्बिगिटी आर क्वाइट ऑब्वियस, द रीडर कैन मिसअंडरस्टैंड यू। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, आपको गलत समझा जा सकता है एम्बिगिटी से। एंड सम रीडर्स फाइंड इट फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन दे कांट फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन। कई बार रीडर को पता ही नहीं लगता वास्तव में आप कहना क्या चाहते हो। सो इट शुडंट बी हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई एम्बिगिटी कैन बी बैड थिंग। तो बट वाई इज एम्बिगिटी समटाइम्स वैल्यूएबल? वेल, फॉर वन थिंग, एम्बिगिटी गिव्स अस more to discuss or think about. If everything in a movie is completely straightforward, there is not much to talk about afterward. तो कभी कभी एम्बिगिटी छोड़ देनी चाहिए ताकि लोगों में बाद में दिमाग में वही मूवी चलती रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वास्तव में इसका मतलब क्या था। अगर आपको सब कुछ सीधा सीधा समझ में आ गया तो बाद में आप उसकी मूवी के बारे में सोचोगे भी नहीं। कई बार जानबूझ करके एम्बिगिटी छोड़ दी जाती है लिटरेरी वर्क में या मूवी में, तो बाद में आप सोचते रहते हो उसके बारे में भी, ऐसा कैसे हुआ। तो ये एक यूज़ हो गया एम्बिगिटी का। और भी यूज़ है, जैसे एम्बिगिटी कैन मेक ए स्टोरी और पोएम वर्क ऑन मल्टीपल लेवल्स। तो ये भी एम्बिगिटी का एक यूज़ है कि वो कोई भी पोएम या स्टोरी एम्बिगिटी की मदद से कई लेवल पर काम करती है।
दैट मीन्स इट कन्वेज मोर देन वन मीनिंग ऑफ द सेम टाइम। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, तो ये एक पर्पस सोल्व करती है कि कई लेवल पर पढ़ा जा सकता है उसको। जैसे एलेगरी हमने पहले पढ़ी थी, एलेगरी का सरफेस मीनिंग कुछ और होता है, इनर मीनिंग कुछ और होता है, तो कई बार वो भी एम्बिगिटी की श्रेणी में आ जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करते हैं। आपको लिटरेरी डिवाइस पूछी जा सकती है कि इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, तो आप एम्बिगिटी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है मेंडिंग वॉल, विच इज़ एन एम्बिगुअस टाइटल। ये टाइटल ही एम्बिगुअस है, मेंडिंग वॉल। अब वॉल जो मेंड करवाती है वो वॉल, या वॉल जो खुद मरम्मत हो रही है या जिसकी मरम्मत की जा रही है, तो ये दो इसमें सिंटैक्टिक एम्बिगिटी है। ऑन द वन हैंड इट कुड रेफर टू समवन मेंडिंग ए वॉल, तो एक एक तरफ वन हैंड एक तरफ ये रेफर कर सकती है उस आदमी को जो वॉल की मरम्मत कर रहा है, बट इट कुड ऑल्सो बी ए वॉल दैट मेंड्स, परंतु ये एक वो दीवार भी हो सकती है जो मेंड करती है, जो रिश्तों को सुधारती है। इसमें एक्चुअल में मीनिंग तो यही था कि वो वॉल जो रिश्तों को सुधारती है, परंतु मेंडिंग वॉल अगर हम इंडिपेंडेंटली पढ़ें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि एक दीवार जिसका मरम्मत की जा रही हो। The poem actually works on both levels since it's about two neighbors getting together to mend the fence between their properties, but in the course of rebuilding the fence, they also repair their own friendship, so in a sense the wall is mending them just as they mend the wall. तो दोनों ही मतलब है, दो मित्र हैं, वो मेंड वॉल को मेंड कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, और वॉल जो है उनके रिश्तों को मेंड कर रही है, वॉल उनके रिश्तों को भी सुधार रही है उनके बीच में डिवाइडेशन का काम करके। तो ये एम्बिगिटी यहाँ पे आ गई। To serve a man is a short story by Damon Knight. In the story, an alien comes to Earth with a spaceship full of fantastic alien technology. He appears to come with no purpose that to someone thrive.